नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। नई वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे चैनल रविंद्र सर लेक्चर पोल साइंस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कक्षा 11 के उन सभी विद्यार्थियों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहूंगा जो अपनी वार्षिक परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर अभी होना बाकी है। पॉलिटिकल साइंस का बड़ा आसान पेपर होता है, उसमें पास होना भी बड़ा आसान होता है क्योंकि 36 अंक के ऐसे प्रश्न आते हैं जो बहुवैकल्पिक या फिर जिनके उत्तर एक या दो वाक्य में देने होते हैं। 16 प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक एक अंक के होते हैं और 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो दो दो अंक के होते हैं, लेकिन उनके उत्तर भी एक या दो वाक्य में देने होते हैं। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो वार्षिक परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं वो इस वीडियो को एक या दो बार ध्यान से देख लें ताकि परीक्षा में वो अच्छे अंक ले सकें। कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत। तो इस किताब में कुल 10 अध्याय दिए गए हैं और इसी किताब के 10 के 10 अध्यायों के लघु प्रश्न उत्तर तैयार किए गए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये जो लघु प्रश्न उत्तर हैं वार्षिक परीक्षा में उनके लिए मददगार साबित होंगे। तो इसी पुस्तक का अध्याय 1 है और अध्याय का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय, पहला पाठ है। तो इसके जो प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट माने गए हैं वो पहला है कि राजनीतिक विज्ञान का पितामह किसको माना जाता है, उनका संबंध किस देश से था। तो अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता या पितामह माना जाता है और वे यूनान या फिर ग्रीक जिसको हम कहते हैं कि निवासी थे। प्रश्न नंबर 2 है राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह किस विद्वान का कथन है जो ये मानता है कि राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है या राज्य के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये गार्नर का कथन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रश्न नंबर 3 है किस विद्वान ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। तो वो अरस्तु है जिन्होंने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। प्रश्न नंबर 4 राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार से संबंधित है, ये एक और परिभाषा है कि जिसने दी है कि राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार से संबंधित है, यह किस विद्वान का कथन है। लिकोक ने ऐसा कहा है, राजनीतिक शास्त्र को केवल सरकार से संबंधित किया है। प्रश्न नंबर 5 है कि पुराने समय में ग्रीक या यूनान के लोग कहां रहते थे। तो पुराने समय में ग्रीक के जो लोग थे, यूनान के लोग नगर राज्यों में रहते थे जिनको वो पोलिस कहते थे। प्रश्न नंबर 6 है पोलिस शब्द का क्या अर्थ है। तो पोलिस का मतलब है नगर राज्य। उस जमाने में जो शहर होते थे उनको ही वो राज्य का दर्जा देते थे, राज्य समझते थे। प्रश्न नंबर 7 है गैर राजनीतिक क्षेत्र में से क्या अभिप्राय है। गैर राजनीतिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। तो ऐसे क्षेत्रों से है जो राजनीति के क्षेत्र नहीं माने जाते हैं, जैसे परिवार, शिक्षा संस्थाएं या धार्मिक संस्थाएं जहां पर राजनीति नहीं चलती है। प्रश्न नंबर 8 जो है वो है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक किसकी रचना है। तो अरस्तु की ये किताब है पॉलिटिक्स जो है। अध्याय 2 जो है वो उसका नाम है स्वतंत्रता और अध्याय 2 में पहला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा का लिबर्टी शब्द किस भाषा के किस शब्द से बना है। किस भाषा के किस शब्द से बना है। तो जो लिबर्टी शब्द है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। प्रश्न नंबर 2 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जे.एस. मिल ने अपने विचार किस पुस्तक में दिए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जे.एस. मिल ने बड़े अच्छे विचार दिए हैं, किस पुस्तक में दिए हैं। तो अपनी किताब ऑन लिबर्टी उनकी किताब का नाम है, उसमें उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में विचार दिए हैं। स्वतंत्रता के कितने पहलू हैं, नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है स्वतंत्रता के कितने पहलू हैं, नाम लिखें। तो स्वतंत्रता के 2 पहलू हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी सकारात्मक स्वतंत्रता।
प्रश्न नंबर 4 है स्वतंत्रता के बारे में हानि सिद्धांत, स्वतंत्रता के बारे में हानि सिद्धांत किसने दिया है? जेएस मिल ने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जेएस मिल ने जो है वो हानि सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा किसकी पुस्तक है? बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वास्तव में ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के कितने साल जेल में बिताए? 28 साल उन्होंने अपने जीवन के अब जेल की काल कोठरियों में बिताए। फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक किसकी रचना है या किसकी लिखी हुई है? आंग सान सू की, ये म्यांमार की नेता है, उनकी लिखी हुई किताब है फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सान सू की। प्रश्न नंबर 8 है भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा क्या है? भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी या स्वतंत्रता से मिलता जुलता समान जो अर्थ है की अवधारणा क्या है? तो स्वराज जो है वो स्वतंत्रता से हमने उसका अर्थ लिया है। स्वराज का अर्थ क्या है? तो स्व मतलब अपना, स्व का शासन या स्व के ऊपर शासन को स्वराज कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसका है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्रश्न नंबर 11 है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी मशहूर किताब है हिंद स्वराज, पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। प्रश्न नंबर 12 है हानि सिद्धांत में जेएस मिल ने व्यक्ति के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? नाम लिखो। तो जेएस मिल ने व्यक्ति के कामों को 2 भागों में बांटा है, स्वयं संबद्ध कार्य और पर संबद्ध कार्य। वे कार्य जिनका संबंध व्यक्ति के स्वयं से होता है उनको स्वयं संबद्ध उन्होंने कार्य दिया है, और वे ऐसे कार्य जिनका संबंध दूसरे व्यक्तियों से होता है उनको पर संबद्ध कार्य उनका नाम दिया है। प्रश्न नंबर 13 है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन प्रत्येक स्थान पर बंधन में बंधा हुआ है, यह कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। पर अध्याय 3 की अगर हम बात करें तो अध्याय 3 का नाम है समानता। तो इसमें जो पहला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य सिद्धांत क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी कि मुख्य सिद्धांत क्या थे? 3 उसके सिद्धांत थे, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। प्रश्न नंबर 2 है स्त्रियों और पुरुषों में भेद करना कौन सी असमानता है? तो ये लैंगिक असमानता है। प्रश्न नंबर 3 है नारीवाद से क्या अभिप्राय है? नारीवाद से क्या अभिप्राय है? स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को नारीवाद कहते हैं। पितृसत्ता से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है पितृसत्ता से क्या आशय है? तो ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है उसे पितृसत्ता कहा जाता है, जहां पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है किस प्रकार की समानता में सभी नागरिकों को शासन में भाग लेने का समान अधिकार होता है? तो वो राजनीतिक समानता है। जब लोगों को राजनीतिक समानता मिलेगी तो सबको राजनीति में समान रूप से भाग लेने का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 6 है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति कब समाप्त हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 1992 में रंग भेद की नीति को वहां समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 7 है कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है? कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है? तो कानून की नजर में सब बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो उसको हम कानून के सामने समानता कहते हैं। अध्याय 4 जो है वो सामाजिक न्याय के बारे में है। तो इसमें पहला प्रश्न है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो जो थे वो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2 है जस्टिस किस भाषा के, किस, जिसको न्याय कहते हैं, जस्टिस न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, तो जस्टिस किस भाषा के किस शब्द से बना है? तो वो लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, JUS, जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन या फिर बांधना। प्रश्न नंबर 3 है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स की किताब है ये, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस।
प्रत्येक व्यक्ति को, अगला प्रश्न नंबर 4 है, प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना ही न्याय है, यह किसका कथन है? तो ये साल्मन ने ये बात कही है। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें तो संरक्षणकारी भेदभाव या फिर तर्कशील भेदभाव का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि यदि समाज में कुछ वर्गों के लोग दूसरे वर्गों के लोगों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उन्हें ऊपर उठाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। हालांकि न्याय ये कहता है कि किसी को भी विशेष सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन तर्कशील भेदभाव ये कहता है कि यदि समाज में कुछ वर्गों के लोग पिछड़े हुए हैं तो उन्हें दूसरों के बराबर करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, न्याय के कौन कौन से सिद्धांत है? तो न्याय के 3 सिद्धांत है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार का सिद्धांत, दूसरा समानुपातिक न्याय का सिद्धांत, और तीसरा है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखने का सिद्धांत। अध्याय 5 जो है वो अधिकार के बारे में है। उसमें पहला प्रश्न है कि अधिकार एक मांग है, यह किसने कहा है कि अधिकार को एक मांग कहा उसने? तो बोसांके ने अधिकार को एक मांग कहा है। प्रश्न नंबर 2 है, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किस विद्वान ने किया है? जॉन लोक वो हैं विद्वान जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। और इसी से मिलता जुलता तीसरा प्रश्न है कि जॉन लोक ने कितने प्राकृतिक अधिकार बताए हैं? 3 प्राकृतिक अधिकार वो बताते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। प्रश्न नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी और तभी से 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये राजनीतिक अधिकार है। अध्याय 6 है, ये नागरिकता के बारे में है और इसमें पहला प्रश्न है, नागरिक किसे कहते हैं? तो नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी देश का निवासी होता है और जिसे देश की तरफ से कुछ अधिकार मिले होते हैं तथा जो अपने देश के प्रति वफादार रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसको हम नागरिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? तो नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात नागरिक और राज्यकृत नागरिक उनको कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अच्छी नागरिकता के मार्ग में 2 बाधाएं कौन सी हैं? अनपढ़ता है एक अच्छी नागरिकता के मार्ग में, और नंबर 2 पर गरीबी है जो अच्छी नागरिकता के मार्ग में बाधाएं कही जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय नागरिकता कानून कब पास किया गया? 1955 में ये कानून पास किया गया था। अध्याय 7 राष्ट्रवाद है और इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, नेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? तो नेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेशियो NATIO शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जन्म अथवा जाति। तो नेशियो शब्द है वो लैटिन भाषा का। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रवाद का कोई एक गुण लिखो। तो राष्ट्रवाद देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है, उसका एक गुण है। और प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रवाद का कोई एक अवगुण लिखो। तो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो युद्धों को जन्म देती है। तो ये छोटा सा है, 2-3 प्रश्न इसके मुझे लगे इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको ये बता दिए। प्रश्न अध्याय अगर हम बात करें 8 की, तो अध्याय 8 जो है वो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर है और इसमें पहला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ऐसे राज्य से है जिसमें सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता, सरकार द्वारा सभी धर्मों को समान समझा जाता है, यानी कि जहां सरकार का कोई धर्म ना हो उसको हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? क्योंकि मूल संविधान की प्रस्तावना में इसका वर्णन नहीं था। धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है वो भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्रश्न नंबर 4 है, 1947 में भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ?
तो 1947 में भारत का विभाजन सांप्रदायिक या धर्म के आधार पर हुआ। खालिस्तान है प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया, खालिस्तान राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, तो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां पर सभी धर्मों को समान समझा जाता है। अध्याय 9 शांति के बारे में है। उसमें पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने का जो मूल उद्देश्य है जिसके लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई वो वास्तव में इसी का ही है। प्रश्न नंबर 2 है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ? 11 सितंबर 2001 को। इसको 9/11 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 9वें महीने की 11 तारीख। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है 24 अक्टूबर 1945 को। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है महत्वपूर्ण, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी को अहिंसा का महान पुजारी माना जाता है, तो उन्हीं के दिवस पर मनाया जाता होगा। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब लिया गया था? 16 फरवरी 2010 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 16 फरवरी 2010 एक इंपॉर्टेंट डेट है। और अंतिम अध्याय है अध्याय 10, विकास के ऊपर है ये। तो इसमें भी 2-4 प्रश्न हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। विकास के आधार पर विश्व के देशों को कितने भागों में बांटा जाता है? विकास के आधार पर विश्व के देशों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांट सकते हैं, विकसित देश, और दूसरे नंबर पर विकासशील देश, और तीसरे नंबर पर आते हैं अल्प विकसित देश। अगला प्रश्न है कि विकास का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आर्थिक विकास से, सामाजिक विकास से, आधुनिकीकरण से, और घ है उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी से, सामाजिक आर्थिक, क्योंकि जो विकास है एक बहुपक्षीय धारणा है। ये चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो वर्तमान उत्तराखंड राज्य में यह आंदोलन चलाया गया था। और अंतिम प्रश्न है कि विकास एक गतिशील धारणा है, सही है या गलत है? पूछा गया है कि विकास एक गतिशील धारणा है, तो ये वास्तव में सही है, परिवर्तनशील धारणा है। तो ये 10 के 10 अध्याय की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, और बच्चों की या विद्यार्थियों की परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में ये काफी मददगार साबित होंगे। 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद, नमस्कार।